स्वागत दोस्तों, आगे चलने के साथ सामने मोदी चलने का सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए मंच से नरेंद्र मोदी को जमकर दिया गया गाली। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, जहां पर राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार को पहले नालंदा और अब वैशाली जिले के अंदर लगा है तगड़ा झटका दोस्तों। बताएंगे नीतीश कुमार के काफी खास नेता और पूर्व में केंद्रीय मंत्री तक रहे व्यक्ति ने नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी और एनडीए गठबंधन में आखिरकार सीट बंटवारे को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। बताएंगे बिहार में किस तरीके से चिराग पासवान जो अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे थे, कितने सीटों पर उनको सेटल कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के कामों पर जनता ने पूरी तरीके से मोहर लगा दी है दोस्तों। बताएंगे क्या है जनता के आंकड़े और सर्वे में क्या कुछ बातें और सामने आई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है और इस बार लोग बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जब तक बिहार में नहीं होगा बदलाव तब तक नहीं बनेगी बिहार में कोई मजबूत सरकार। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर राहुल गांधी के बीते दिन 12वें दिन एक बार फिर से बिहार में यात्रा निकली है दोस्तों, जिस यात्रा को फिर से उसी तरीके का समर्थन मिला है दोस्तों जो इतने दिनों से मिल रहा है। यानी लगातार लोगों का हुजूम राहुल गांधी के साथ आकर खड़ा दिखाई दे रहा है, समर्थन करता दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा दरभंगा से मोतिहारी की ओर निकलती है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी जहां पर दरभंगा के अंदर अपनी सभा करने वाले थे, वहां पर राहुल गांधी की गाड़ी नहीं रुकती, क्योंकि अचानक से प्रशासन द्वारा अलर्ट दिया जाता है कि नेपाल के रास्ते लगभग 3 बड़े पाकिस्तानी आतंकी हैं जो भारत के अंदर घुस चुके हैं, और इसीलिए पूरे बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है दोस्तों जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, वहां पर पूरा अलर्ट रखा गया था। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को गाड़ी के अंदर बैठकर पूरा किया दोस्तों, और दरभंगा में राहुल गांधी उस मंच पर नहीं गए जहां पर तैयारी हो रखी थी। इसके बाद दोस्तों उस मंच को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि वहां पर पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लोगों को संबोधित किया दोस्तों। इस दौरान किसी व्यक्ति ने माइक लेकर वहां पर भाषण देना शुरू किया और भाषण देते देते नरेंद्र मोदी को मां और बहन की गाली देने लगा दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के वहां पर मौजूद नेताओं की ओर से माइक छीन लिया गया दोस्तों, और इसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। कुल मिलाकर अचानक से गाली दिया गया दोस्तों, जिसके कारण स्थानीय आसपास के जितने भी नेता थे सारे सक पका गए कि आखिर हुआ क्या। इसके बाद मामले को जैसे तैसे संभाला गया दोस्तों, लेकिन अब पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है। तो बीजेपी के लोग राहुल गांधी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पटना के गांधी मैदान थाने में पहुंचे दोस्तों। यहां पर शिकायत करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसका नाम कृष्णा सिंह कल्लू है दोस्तों, जो राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने पहुंचा और कह रहा है कि राहुल गांधी के आयोजन के कारण इस तरीके की नारेबाजी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मोदी के लिए किया गया है, इसीलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ में दरभंगा के अंदर भी ऐसा ही एक मामला दायर किया गया दोस्तों, और आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबेन पर अभद्र टिप्पणी की गई है, और बिहार महिला आयोग ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तुरंत नोटिस भेज दिया दोस्तों। यानी 2-3 घंटे के अंदर ये सारे के सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हो गए, जो अमूमन बड़े बड़े कांड पर सोए रहते हैं दोस्तों। महिला आयोग बिहार में कभी कभारी आपको खबरों में दिखाई देंगी, और महिलाओं पर इतने अपराध होते हैं, इसके बावजूद महिला आयोग संज्ञान तक नहीं लेता और मामले पर एकदम चुप होकर बैठे रहते हैं दोस्तों। लेकिन इस मामले पर एकदम संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया गया है दोस्तों। दरभंगा के डीएम ने भी जवाब तलब किया है, और डीएम दरभंगा की कार्रवाई भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि दरभंगा जब भी राहुल गांधी जाते हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ कांग्रेस पार्टी की कोई ना कोई अनबन हो जाती है, और ऐसे में ये जो नोटिस दिया गया है दोस्तों, इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक बात अब क्लियर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में इसे लेकर और ज्यादा बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ना तो मंच पर मौजूद थे, ना मंच पर से गए थे, उसके आसपास भी मौजूद नहीं थे दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद ये गाली जो देने पर राहुल गांधी पर मुकदमा दायर कराया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये कोर्ट में मामला थोड़ा भी टिक पाएगा? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने गाली दी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को नोटिस भेजना और उन पर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि राजनीतिक तौर पर ये लोग इतने ज्यादा इंडिया गठबंधन के यात्रा से फ्रस्ट्रेट हैं कि कार्रवाई करके जैसे तैसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ऐसे वे सारे जिले जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी अमूमन मजबूत मानी जाती है दोस्तों, वहां पर जनता दल यूनाइटेड के लिए कोई ना कोई बुरी खबर सामने आती है। ऐसी एक जानकारी वैशाली जिले से सामने आई है दोस्तों। यहां पर दसाई चौधरी यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता दोस्तों पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने उनको बिल्कुल सम्मान नहीं दिया और उचित भूमिका नहीं निभाने का मौका दिया, इसीलिए नाराज होकर अब वो पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र से वैशाली जिले से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। हालांकि उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट
स्पष्ट नहीं किया है कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरी वैशाली जिले के अंदर जनता दल यूनाइटेड का बोरिया बिस्तर बांध देंगे। वैशाली जिले के राजा पाकर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए यह आरक्षित सीट है। हाजीपुर लोकसभा रिजर्व सीट का हिस्सा है दोस्तों। और 2020 में कांग्रेस पार्टी की प्रतिमा कुमारी ने जेडीयू के महेंद्र राम को लगभग 1796 वोटों से हराया था दोस्तों, यानी काफी कम मार्जिन से यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी दोस्तों। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना उम्मीदवार बदलकर इनको मौका दे, चुनावी मैदान में उतरने का मौका दसाई चौधरी को दिया जा सकता है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार का केंद्रीय कैबिनेट स्तर का मंत्री अगर इस्तीफा दे रहा है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर जरूर जनता दल यूनाइटेड को चिंता होनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों को लेकर महागठबंधन से पहले एनडीए गठबंधन वालों ने सहमति बना ली है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार मीडिया रिपोर्ट छप रही है कि जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाएगा। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम पार्टी 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर अभी लगातार मंथन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात चिराग पासवान को लेकर है दोस्तों। चिराग पासवान ने ना जाने अब तक ऐसे ऐसे बयान दिए थे दोस्तों, जिससे लग रहा था कि चिराग पासवान इस बार हिम्मत जुटाकर बगावत करके दिखाएंगे। लेकिन बाद में सबको पता चल गया कि चिराग पासवान में थोड़ी भी हिम्मत नहीं है कुछ करने की और केवल जुमलेबाजी कर रहे थे और जनता को मूर्ख बना रहे थे दोस्तों। चिराग पासवान ने इस बीच में कई सारे ऐसे बयान दिए थे दोस्तों, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनकी असहजता है एनडीए गठबंधन से। अप्रैल 2025 में बिहार फर्स्ट प्राथमिकता और राज्य राजनीति में बढ़ती सक्रियता के संकेत देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था दोस्तों। 10 जून 2025 को आरा की रैली में नव संकल्प रैली के दौरान एलजेपी आर के जरिए उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें बोली थी और खुद विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। साथ ही यह भी एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे इस विरोधाभास वाला बयान दिया था दोस्तों। 11 जून 2025 को मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि वो कहते हैं कि एनडीए के भीतर दबाव की राजनीति के लिए इस तरीके की बयान दे रहे हैं। 28 जुलाई 2025 को बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, यानी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं हूं। इसके बाद 29 जुलाई को बगावत नहीं सहयोग होने से आगे बढ़ पाएंगे इस तरीके का बयान दे रहे थे। यानी हर बार उल्टी सीधी बातें बोलकर केवल टीवी चैनलों के डिबेट में बने रहे दोस्तों। लेकिन अंत तो गत्वा हकीकत यह है कि चिराग पासवान केवल लोगों को मूर्ख बना रहे थे और बिहार की राजनीति करने वाले लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं अपने सीट शेयरिंग के नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप भी मानते हैं कि इन्होंने अपने आप से अपनी विश्वसनीयता को खत्म कर डाला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादातर वीडियो को अपने लोग तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इंडिया गठबंधन की पार्टियों की ओर से ऑफिशियल तौर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। बता दिया गया है कि 1 सितंबर 2025 को जो विशाल पैदल मार्च निकालने का पूरा कार्यक्रम था, ये मार्च सुबह 11 बजे गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से शुरू होकर अंबेडकर जी की प्रतिमा तक जाकर समाप्त होगा। पवन खेड़ा के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लगातार कंटिन्यू रखेगा दोस्तों। लेकिन जो गांधी मैदान के अंदर रैली की बातें चल रही थी वो बातें अब नहीं होगी, क्योंकि रैली को लेकर जिस तरीके के इंतजाम किए जाने चाहिए तो जिस तरीके से सारे नेताओं की उपलब्धता होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है। आप क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इंडिया टुडे के सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो देश भर के अंदर 1 जुलाई से 14 अगस्त तक कराया गया, इसमें दावा किया गया कि हर जाति, धर्म, लिंग और हर तरीके के लोगों से लगभग 54,788 लोगों से राय ली गई और उसके बाद ये आंकड़े से रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में जो दावा किया जाता है दोस्तों वो ये कि देश का मिजाज अभी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ है दोस्तों। जब ये सवाल लोगों से पूछा गया कि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं, वो नेता विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसा बोलने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है कि राहुल गांधी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और औसत कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत अच्छा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 28% के आसपास है। अच्छा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 22% के आसपास है। यानी इन्हीं दोनों को मिलाकर 50% लोग राहुल गांधी को अच्छा या बहुत अच्छा नेता विपक्ष के तौर पर देखते हैं, जबकि औसत बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 16% के आसपास है। यानी टोटल 86% कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े हैं दोस्तों। जबकि खराब और बहुत खराब बोलने वाले लोगों का परसेंटेज लगभग 27% के आसपास है। तो राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष
स्पष्ट के तौर पर लोगों को पसंद आ रहे हैं दोस्तों। और ये सर्वे तब कराया गया है जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा भी नहीं निकाली थी और राहुल गांधी ने केवल 2-3 वोट चोरी को लेकर बयान मात्र दिए थे दोस्तों। और अब तो और ज्यादा स्थिति उनके समर्थन में कहीं ना कहीं बदल गई होगी। जो भी आपकी राय है लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की ओर से कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है नरेंद्र मोदी सरकार, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जबकि कोई खास बड़े सबूत भी नहीं है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ओपन शट केस मामले में यानी नेशनल हेराल्ड के मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि आपस में कोई ना कोई इन दोनों के गठजोड़ है दोस्तों। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और वर्तमान में निर्दलीय तौर पर राज्यसभा पहुंचे कपिल सिब्बल ने दिया है दोस्तों। कपिल सिब्बल कहते हैं केजरीवाल जी, जब आप गंभीर आरोप लगाते हो किसी राजनेता के ऊपर और वो राजनेता आपको कोर्ट में घसीट लेता है तो उसके बाद तुम माफी मांगने लगते हो। यानी कपिल सिब्बल को लेकर कई बार उल्टी सीधी बातें अरविंद केजरीवाल ने बोली थी दोस्तों। और केजरीवाल को कपिल सिब्बल ने कई बार माफी मंगवाई है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मंगवाई है, बाद में लिखित में माफी मंगवाई है। और इसके बाद फिर कहते हैं कपिल सिब्बल की आज फिर तुमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर, गांधी फैमिली को लेकर फिर उल्टा बोला है नेशनल हेराल्ड के केस के मामले को लेकर। इस तरीके से भ्रमजाल फैलाना बंद करो और मिलकर लड़ाई लड़ो। यानी जब इंडिया गठबंधन बना हुआ है, सब आपस में मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों कि बीच बीच में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये इंडिया गठबंधन है, यहाँ एकजुट होकर उससे लड़ाई लड़नी है जो सत्ता में है, जिसके पास पावर है और जो पावर का दुरुपयोग कर रहा है, ना कि उसके खिलाफ जो दूर दूर तक कहीं कोई पावर में नहीं है, जिसके खिलाफ उल्टा कार्रवाई हो रही है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को दफ्तर में बुलाया गया था, ईडी दफ्तर में बुलाया गया था दोस्तों। सोनिया गांधी के जमाई रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर मामला चल रहा है। देश के अलग अलग कोर्ट में राहुल गांधी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कहीं सावरकर के खिलाफ उल्टा बोलने, कहीं आरएसएस पर जवाब देने के मामले पर, कहीं भाजपाई को कुछ बोलने और कहीं पर अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले को लेकर दोस्तों। तो राहुल गांधी के ऊपर 1-2 मुकदमे नहीं, 30-40 मुकदमे हैं और वे सारे मुकदमे में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये नहीं बोलते कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दो क्योंकि मेरे पर ये 30-32 मुकदमे चल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो बेसिक चीज होती है उसका उल्लंघन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल ने सही हिदायत दी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का एक बार फिर से बयान इस तरीके का आया है दोस्तों, जिसे लेकर कह सकते हैं कि अभी वो मोर्चा खोले रखेंगे, यानी बीजेपी के खिलाफ लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे दोस्तों। दरअसल इससे पहले उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े विरोध का ऐलान किया था और उसके बाद बीजेपी को धमकी देते हुए स्पष्ट बोल दिया था कि अगर भाजपा हमारा साथ नहीं रखना चाहती, हमें साथ में रखकर उससे कोई फायदा नहीं है, तो वो गठबंधन तोड़ सकती है, उनको खुली छूट है। सांसद ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सपा ने दरवाजा बंद किया तो बीजेपी के साथ हम लोग आ गए थे, अगर भाजपा भी दरवाजा बंद कर देगी तो आगे क्या करना है हम लोग देखेंगे। लेकिन साथ में ये भी दोहराया कि वो बीजेपी के साथ अभी तो है, उनकी नाराजगी बीजेपी के छुटभैया नेताओं को लेकर है। वो कहते हैं कि भाजपा के छुटभैया नेता हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, इनके जुबान पर लगाम लगनी चाहिए। सपा ने दरवाजा बंद किया तो हम बीजेपी के साथ आए, आगे और भी विकल्प है हमारे पास। अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर वो अपना रास्ता हमसे अलग कर सकते हैं, फिर हमारे पास दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को फिर खुली चेतावनी और चैलेंज देते हुए कहीं ना कहीं निषाद पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी अगर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करके सोचेगी कि निषाद पार्टी को अपने साथ इसी तरीके से दबा कर रखा जाएगा, तो निषाद पार्टी अब दबने वाली नहीं है। बीजेपी को इस मामले पर कहीं ना कहीं एकदम चुप्पी साधते हुए देखा गया है दोस्तों। भाजपा का कोई नेता कोई बयान देने को तैयार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी और संघ के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है दोस्तों। मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी और संघ में मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में सभी सरकारों के साथ संघ का समन्वय रहता है, किसी विषय पर संघ सलाह दे सकता है लेकिन निर्णय बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि हम तय करते तो इतना समय लगता क्या। आपको बता दें कि कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में तनाव की खबर है। कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर है दोस्तों। संघ के लोग बार बार बैठ के बुलाते हैं और इसके बाद दावा किया जाता है कि संघ बार बार अपने नेता को आगे करने पर लगा हुआ है, बीजेपी अपने लोगों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और इसीलिए दोनों में खींचातान चल रही है। इसीलिए बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं गया है। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर नहीं कर सकता है। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि ये मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए नहीं होते।
के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि क्या राज्य को ऐसा कोई अधिकार है जिसके तहत वो अनुच्छेद 361 के तहत राज्य और राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से जवाब दे ना हो, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए फैसले को क्या सुना जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर कई सारे तीखे सवाल है जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार बदस्तूर डिबेट जारी है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है दोस्तों। तृणमूल के सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को सरकार चुनने के बजाय मतदाताओं को चुनने के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वैध मतदाताओं को हटाने के लिए किसी भी तरीके के जो प्रयास किए जाएंगे हम उसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे। बनर्जी ने कहा कि बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगालियों के मताधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता इसका करारा जवाब देगी। पार्टी की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब बीजेपी अलोकतांत्रिक SIR की प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के चयन पर तुली पड़ी है, यानी कौन वोट डालेगा ये तय किया जा रहा है। पहले लोग सरकार तय करते थे, अब जनता को बीजेपी तय कर रही है कि कौन वोट देने का अधिकारी होगा। साथ साथ दोस्तों नितिन गडकरी अभी कठोर सवालों के घेरे में है। दरअसल नितिन गडकरी के बेटे हैं निखिल गडकरी, जिन पर आरोप है कि वो एक कंपनी के डायरेक्टर है दोस्तों। सियान एग्रो करके इस कंपनी का नाम है दोस्तों। और नितिन गडकरी जो लगातार E20 फ्यूल को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, यानी E20 पेट्रोल को ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर बेचने पर तुले पड़े हैं दोस्तों। यानी 20% गन्ने का जूस समझिए कि मिलाकर बेचा जा रहा है, एथेनॉल उसी से बनता है दोस्तों। और नितिन गडकरी 20% कम पेट्रोल देकर लोगों से पैसा उतना ही वसूल रहे हैं। इसी बात को लेकर लोगों की नाराजगी है। बाद में पता चला कि एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसमें नितिन गडकरी का बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों। और इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है पिछले 1-2 साल में। सवाल उठता है कि क्या नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी जो एथेनॉल बेचती है, क्या इसीलिए नितिन गडकरी सबको एथेनॉल खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सवाल कोई बीजेपी विरोधी नहीं उठा रहा है दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक है उन्होंने नितिन गडकरी के द्वारा बार बार E20 फ्यूल को बढ़ा चढ़ाकर आगे पेश करने पर सवाल खड़ा किया है। 2 शब्द लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जो दोस्तों, जहां पर एक बार अमित शाह ने कहा था कि भारत के अंदर इस तरीके का माहौल बन जाएगा कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको शर्म आने लगेगी और मातृभाषा को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों जोरदार तरीके से जब विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेता का, तो उसके बाद वो अपने बयान से थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब RSS के प्रमुख मोहन भागवत को भी समझ में आ गया है कि हिंदी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके इंग्लिश को दबाने की अगर कोशिश करेंगे तो भारत के अंदर जो युवा है वो RSS और बीजेपी की मानसिकता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। शायद यही बड़ा कारण है कि अब RSS के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा सीखने में क्या दिक्कत है। मैं 8वीं की क्लास में था तब मेरे पिता ने मुझे ओलिवर ट्विस्ट पढ़ाया था। अनेकों अंग्रेजी नोवेल मैं पढ़ चुका हूँ, इससे मुझे हिंदुत्व प्रेम में कोई असर नहीं आया है। अमित शाह ने कहा था इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, और अब मोहन भागवत की ओर से यह बयान आया है दोस्तों। दोनों को एक साथ बैठकर तय कर लेना चाहिए कि भारत के लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए या हिंदी सीखना चाहिए। साथ साथ दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी दोस्तों। उसके बाद संभल का एक मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट की गोपनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं दोस्तों। रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी नेताओं ने जनसांख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफी के चेंज होने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया दोस्तों। इस पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट की टिप्पणी लोगों के बीच में कैसे सामने आ गई। एसपी के सांसद आनंद भदौरिया ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चूंकि रिपोर्ट विषय वस्तु जो थी उसकी वो गोपनीय थी, सीक्रेसी मेंटेन किया जाना चाहिए था, तो आखिर ये कैसे बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में ये लिखा है वो लिखा है, जब ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था तो ये सब बातें क्यों लिखी गई है। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों अभी तक कुछ खास जवाब तो मिला नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संभल को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, और इसीलिए ये रिपोर्ट भी अब बीजेपी कहीं ना कहीं इसे पुश करने की कोशिश करेगी। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने मणिपुर में नए सिरे से चुनाव करने की मांग करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में शांति और भाईचारे की वापसी चाहती है। वह इम्फाल में वोट चोर गद्दी छोड़ की राज्य स्तरीय रैली को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के मणिपुर मामलों के प्रभारी उलाका ने कहा कि हम यहां से रैली इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने राहुल गांधी को यह सुनिश्चित करने के लिए बोला कि संविधान में निहित लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए और
राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लगातार जारी रखे, इसी से जनता का भला होगा। साथ साथ दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए बंगालियों की अस्मिता और अधिकारों की बात उठाई दोस्तों। और इस मौके पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस 69 लाख जॉब कार्ड धारकों के अधिकार के लिए लड़ रही है तो 10 करोड़ बंगालियों के सम्मान की लड़ाई भी लगातार लड़ेगी और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे में अगर आप लोग को एक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप चैनल। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।